हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं धीरज मिश्रा और आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग पंक्चुएशंस के बारे में पढ़ेंगे सीखेंगे। पंक्चुएशंस का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वैसे तो पंक्चुएशंस कई प्रकार के हैं, लेकिन इंग्लिश में जो पंक्चुएशंस हैं मेनली जो यूज किए जाते हैं उनकी संख्या 10 है। ज़्यादातर यही पंक्चुएशंस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे इनमें कौन कौन से हैं? पहला है फुल स्टॉप, जिसे अमेरिकन इंग्लिश में पीरियड भी बोला जाता है। उसके बाद कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, हाइफन, डैश और एपोस्ट्रोफे। तो ये सब 10 जो हैं मेनली हमारे पंक्चुएशन मार्क्स हैं। अब इनको बारी बारी से देखेंगे कि कैसे किसका यूज कहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहले फुल स्टॉप का यूज देखते हैं। फुल स्टॉप का यूज हम लोग इंटरोगेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को छोड़कर अन्य सभी सेंटेंसेस में करते हैं। यानी अगर इंटरोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को छोड़ दें इन तीनों को, तो क्या बचता है? असर्टिव और इम्परेटिव। तो असर्टिव और इम्परेटिव सेंटेंसेस में फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। तो पहली बात तो ये हो गई कि जब असर्टिव सेंटेंस हो या इम्परेटिव सेंटेंस हो तो फुल स्टॉप का यूज करना है। दूसरी बात एब्रिविएशंस और इनिशियल लेटर्स के बाद फुल स्टॉप का यूज होता है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे BA लिखा है तो B के बाद और A के बाद, अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसी तरीके से जितने भी दिए गए हैं ये सब एब्रिविएशंस हैं और इन सभी के पहले वर्ड यानी इनिशियल लेटर के बाद फुल स्टॉप का यूज हुआ है। पहले डॉक्टर, मिस्टर, मिसेस, सेंट, इनके बाद भी फुल स्टॉप का यूज किया जाता था, लेकिन आजकल इनका यूज नहीं किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। डॉक्टर, मिस्टर, मिसेस, सेंट के बाद अब फुल स्टॉप का यूज नहीं किया जाता। अब इनको पूरे शब्द के रूप में यूज किया जाता है। इसी तरीके से आजकल MLA, BBC, OUP, VIP, UNO यानी इन सभी एब्रिविएशंस के बाद भी हम लोग फुल स्टॉप का यूज नहीं करते हैं। अब ये पर्सनल में नहीं है, आजकल इनका यूज नहीं किया जाता है। अगला यूज क्या है? रुपए, पैसे, डॉलर, सेंट, पौंड, शिलिंग तथा घंटा, मिनट के बीच में फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल में 20, फिर फुल स्टॉप लगा है, फिर 50 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर फुल स्टॉप, फिर 30। इसी तरीके से इसको क्या पढ़ेंगे? पहले वाले को 20 रुपीज़ एंड 50 पैसे। डॉलर है, इसको क्या पढ़ेंगे? $2 एंड 30 सेंट्स। इसी तरीके से इनका यूज किया जाता है। नंबर 6 देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनके बाद फुल स्टॉप का यूज नहीं होता है। इसको ध्यान रखिएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इत्यादि, यानी ये जो ऑर्डिनल नंबर्स हैं इनके बाद फुल स्टॉप का यूज नहीं होता है। नंबर 7, अगर कोई वाक्य एब्रिविएशन से अंत होता है, यानी किसी सेंटेंस की एंडिंग एब्रिविएशन से होती है, तो उस सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का यूज नहीं होगा। जैसे ही इज एन IAS। अब यहाँ पे देखिए IAS के बाद, इसके बाद यहाँ लगा हुआ है। हर एक वर्ड इनिशियल वर्ड के बाद, जैसे हमने बताया अभी नंबर 2 वाले में, उसी तरीके से यहाँ भी तो ये लिखा हुआ है। तो अब इसके बाद फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत नहीं है।
क्लियर? तो इसको ध्यान रखना है कि अगर एब्रिविएशन से एंडिंग होती है और उसमें लगा हुआ है फुल स्टॉप, तो फिर से आपको फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फुल स्टॉप हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा है कॉमा। कॉमा को अल्प विराम भी कहा जाता है हिंदी में। अब इसको देखिए कहाँ कहाँ पर कॉमा का यूज होता है। नंबर 1, कॉमा का यूज जैसे एक से अधिक शब्द दिए हों अगर, और उनका यूज किसी सेंटेंस में किया जाता है एक साथ, तो हर एक वर्ड के बाद कॉमा लगाएंगे और लास्ट वाला जो वर्ड होगा उसके पहले एंड या और या को जो भी सुटेबल कंजंक्शन हो उसको लिखेंगे। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, राम, मोहन, सोहन एंड गोपाल। तो यहाँ पे देखिए राम के बाद कॉमा लगा, मोहन के बाद कॉमा लगा, लेकिन लास्ट वाले जैसे गोपाल है उसके पहले कॉमा नहीं लगाना है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि लास्ट वाले वर्ड के पहले कॉमा नहीं लगाना है। यहाँ पर कंजंक्शन यूज किया जाएगा जो भी सुटेबल होगा। दूसरे सेंटेंस में देखिए, सीता, गीता और मीना कैन डू दिस। यहाँ पर भी देखिए लास्ट वर्ड के पहले कॉमा नहीं लगा है और लगा है। तो इसी तरीके से जो भी आएंगे वर्ड्स, हर एक वर्ड के बाद कॉमा लगाना है, लेकिन लास्ट वाले वर्ड के पहले कॉमा नहीं लगाना है, वहाँ पर कंजंक्शन लगाना है। इसको ध्यान रखना है। नंबर 2, यदि किसी शब्द को दोहराया जाए तो उनके बीच कॉमा का प्रयोग होगा। जैसे कोई वर्ड बोला गया और उसको फिर से रिपीट किया जाए उसी वर्ड को, तो उन दोनों वर्ड्स के बीच में कॉमा का यूज किया जाएगा। जैसे गो गो, आई डोंट नीड यू। गो गो यहाँ मतलब क्या है, जाओ जाओ, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। ट्राई ट्राई अगेन, यहाँ पे भी देखिए 2 बार यूज किया गया ट्राई ट्राई, तो इसलिए यहाँ पे कॉमा का यूज किया गया। तीसरे में देखिए, कभी कभी वाक्य में 2 वर्ड्स इस प्रकार रहते हैं जिन्हें अलग अलग कुछ रुककर पढ़ने की आवश्यकता होती है। ऐसे 2 शब्दों के बीच कॉमा का यूज किया जाता है ताकि दोनों शब्दों को गलती से एक ही साथ न पढ़ लिया जाए। इसको देखिएगा नंबर 3, जैसे व्हाट ही इज नोन टू मी। क्लॉज, आपको वीडियो डाला गया है क्लॉज का, क्लॉज वाला टॉपिक देखिएगा तो उसमें ये पॉइंट और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है व्हाट ही इज नोन टू मी। व्हाट इज नोन टू मी, अब सब्जेक्ट के रूप में क्या आया, व्हाट ही इज, जो वह है। तो ये व्हाट ही इज यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है। अब इज लगा हुआ है, व्हाट ही इज यहाँ पे आया है, इसके बाद फिर इज आ गया, ये वर्ब आ गया। तो यहाँ पे जब 2 शब्द एक साथ आ गए सेम टाइप के, तो यहाँ पे कॉमा लग गया। लेकिन ये 2 अलग अलग क्या हैं, क्लॉजेस हैं, और दोनों क्लॉजेस को कॉमा से डिवाइड किया गया है, अलग किया गया है। सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले आ गया है, प्रिंसिपल क्लॉज बाद में आया है, इसको ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से और भी सेंटेंसेस लिखे हैं, व्हाट ही डज नॉट सूट मी। यहाँ पर भी देखिए डज 2 बार आया, इसलिए यहाँ पे कॉमा लग गया। ये दोनों क्लॉज अलग अलग हैं, इनको अलग किया गया है कॉमा से। पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज आ गया, बाद में प्रिंसिपल। तो इसको ध्यान रखिएगा, अगर क्लॉज क्लियर ना हो तो क्लॉज का वीडियो डाला गया है 2 पार्ट में, उन दोनों को पढ़ लीजिए, सारे पॉइंट्स, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद नंबर 4, वाक्य में प्रयोग अपोजिशन पद के पहले और बाद में कॉमा का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 देखिए कि अगर अपोजिशन का यूज किया जा रहा है तो अपोजिशन जहाँ पर यूज किया जाएगा उस पद के, यानी उस फ्रेज हो या कोई वर्ड हो या क्लॉज के रूप में आए, जो भी आए, उसके पहले और बाद में कॉमा का यूज किया जाएगा। जैसे पहला है आई राम एम अ स्टूडेंट। अब आई कौन, राम। अब आई के बारे में यहाँ बताया गया, राम, अपोजिशन यूज किया गया, तो इसलिए राम के पहले और बाद में दोनों में कॉमा ही लगाया हुआ है। राजेंद्र प्रसाद, अब राजेंद्र प्रसाद कौन थे, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अब इनके बारे में डिस्क्रिप्शन दी गई,
इसको डिफाइन किया गया। तो इसलिए यहाँ पर पहले और बाद में दोनों में अपोजिशन का यूज किया गया, तो दोनों जगह कॉमा लगाया गया। इसी तरीके से ही कौन, द सन ऑफ अ रिच मैन इज वेरी प्राउड, तो यहाँ पर भी द सन ऑफ अ रिच मैन दोनों को कॉमा के अंतर्गत लिखा गया। क्लियर। तो अपोजिशन का जब यूज करेंगे तो अपोजिशन का यूज करने से पहले और अपोजिशन के बाद दोनों जगह पर कॉमा का यूज किया जाएगा। और कॉमा का यूज कहाँ पे होता है, आगे देखते हैं। नंबर 5, कुछ वाक्यों में वर्ड्स ऑफ एड्रेस यानी संबोधन का शब्द, जैसे किसी को अगर संबोधित आप करें तो अगर उसका संबोधन जो है आपका वो पहले आए, सेंटेंस में सबसे पहले आए, तब उसके बाद कॉमा लगा देंगे। अगर संबोधन लास्ट में होता है, बाद में आता है, अंत में, तो उसके पहले कॉमा लगाएंगे। बीच में आता है, अगर संबोधन बीच में आता है तब पहले और बाद दोनों जगह कॉमा लगाएंगे। इसको ध्यान रखिएगा। संबोधन जैसे पहले सेंटेंस में देखिए, मोहन वेयर आर यू गोइंग, मोहन वेयर आर यू गोइंग। अब मोहन को संबोधित किया जा रहा है कि मोहन तुम कहाँ जा रहे हो, तो मोहन को संबोधित किया गया तो मोहन के बाद कॉमा लग गया। यानी अगर पहले आएगा सेंटेंस में, शुरुआत में आएगा, तो उस वर्ड के बाद कॉमा लगेगा। लेकिन अगर बाद में आए, जैसे तीसरे सेंटेंस में देखिए, गो आउट राम, तो यहाँ पे राम, जो राम को संबोधित किया गया बाद में किया गया, तो इसके पहले कॉमा लगेगा। इसको ध्यान रखिएगा, इसके पहले कॉमा लगाना है। अगर बीच में आता है, जैसे कि छठे सेंटेंस में देखिए, यहाँ पे आई नो सुरेश दैट ओनली यू कैन डू दिस, ये सेंटेंस में देखिएगा, आई नो, फिर किसको संबोधित किया जा रहा है, सुरेश को। सुरेश वर्ड कहाँ पे आया, सेंटेंस में बीच में आया। अब इसके पहले और इसके बाद दोनों जगह कॉमा लगाएंगे। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए आप इस तरीके से कॉमा का यूज करेंगे। पहले अगर संबोधन होता है तो उस वर्ड के बाद लगाएंगे, लास्ट में होता है तो उस वर्ड के पहले, और बीच में आता है तो पहले और बाद दोनों जगह। नंबर 6 देखिए, कभी कभी वाक्य के बीच में बाहर से वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस को रख दिया जाता है, जिन्हें अगर निकाल भी दे तो वाक्य के कंस्ट्रक्शन में कोई अंतर नहीं आता है। ऐसे वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस की दोनों तरफ कॉमा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए, जैसे ही हाउएवर पास्ड द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे हाउएवर का यूज जो किया गया है, अगर हाउएवर को यहाँ से हटा भी दे तब भी इसके अर्थ पे कोई विशेष अंतर नहीं होगा। लेकिन स्ट्रेस करने के लिए, ज़्यादा एम्फेसिस करने के लिए, जोर देने के लिए अपनी बात को, यहाँ पर इसको लिखा गया, ही हाउएवर पास्ड द एग्जामिनेशन। इसी तरीके से आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव। अब इन सभी में देखिए, इसके पहले भी और बाद भी दोनों जगह कॉमा का यूज किया गया है। क्लियर। तो इसी तरीके से किया जाएगा। नंबर 7 में, अगर वाक्य में इन फैक्ट, इन शॉर्ट, फॉर एग्जाम्पल, देयरफॉर, हाउएवर, ऑफ कोर्स, टू, मोरओवर, फॉर इंस्टेंस, ऑन द कंट्रेरी, बाय द वे, ये सारे एक्सप्रेशंस यूज किए जाते हैं, तो कॉमा द्वारा इनको शेष भाग से अलग किया जाता है। जैसे पहले सेंटेंस में देखिए, इन फैक्ट ही इज़ अ गुड सिंगर। अब यहाँ पे इन फैक्ट पहले आया तो इसके बाद कॉमा लग गया, उसके बाद आगे पूरा लिखा गया सेंटेंस। इसी तरीके से दूसरा देखिए, आई लव यू, इसके बाद फिर कॉमा लगा, फिर टू का यूज किया गया है। अगर आप कॉमा नहीं लगाते हैं तो सेंस बदल जाता है बिल्कुल। जैसे अगर बिना कॉमा के इस वर्ड को लिख दें, इस सेंटेंस को लिख दें, आई लव यू टू, तो अर्थ अलग हो जाएगा, अर्थ बदल जाएगा। तो यू पर जोर देने के लिए या यू के लिए टू का यूज हो जाएगा, तुम्हें भी, ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर पूरे सेंटेंस के लिए यूज करना है, आई लव यू, इस पूरे
तीनों वर्ड्स के लिए यूज करना है तो उसको कॉमा से सेपरेट करना होगा। अगला देखिए, आई हैव बीन टू पेरिस टू, यानी मैं भी पेरिस में रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर कॉमा न लगाया जाता तो इसका अर्थ क्या हो जाता कि मैं पेरिस में भी रहा हूँ, यानी और जगह भी रहा हूँ, पेरिस में भी रहा हूँ। लेकिन कॉमा लगाने से क्या हो गया कि मैं भी पेरिस में रहा हूँ। इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, आई के बाद भी टू लगा सकते हैं, लेकिन तब टू के पहले और बाद दोनों जगहों पर कॉमा का यूज किया जाएगा। जैसे सेंटेंस में लिखा है आई, फिर उसके बाद टू, फिर देखिए टू के पहले और बाद दोनों कॉमा लगा है, हैव बीन टू पेरिस, इस तरीके से। तो इसको ध्यान रखिएगा टू के यूज में कैसे करना है आपको। नंबर 8 देखिए, यस या नो के बाद भी कॉमा का यूज होता है। अगर यस या नो के बाद सेंटेंस लिखा जाता है तो यस या नो के बाद कॉमा लगाया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कॉमा का यूज कहाँ पे और होता है। नंबर 9, व्यक्तियों के नाम तथा उनके पद या उपाधियों के बीच कॉमा का यूज किया जाता है। जैसे लिखा है प्रोफेसर टीपी सिन्हा। अब ये इनका नाम हो गया टीपी, तो इसमें भी देखिए फुल स्टॉप लगा है, और यहाँ पे देखिए सिन्हा के बाद अब इनका पूरा नाम हो गया प्रोफेसर टीपी सिन्हा। नाम के बाद अब उपाधि लिखी जा रही है तो इसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर उपाधि लिखेंगे। क्लियर? इसी तरीके से श्री सिंह, इसके बाद कॉमा, फिर IAS इज आर न्यू STO। तो इस तरीके से यानी नाम लिखेंगे और उसके बाद अगर उपाधि लिखनी हो तो नाम के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर उपाधि लिखेंगे, और एक से अधिक उपाधि लिखनी हो तो उसके बाद भी कॉमा लगाते जाएंगे। क्लियर? डेट्स के साथ कॉमा का प्रयोग कैसे करेंगे इसको देखिए। जैसे अगर अमेरिकन स्टाइल में लिखते हैं अप्रैल 20, 1980, तो यहाँ पे देखिए अप्रैल 20 के बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 1980 लिखेंगे। 20 अप्रैल इस तरीके से लिखते हैं, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 1980 लिखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों तरीकों से अगर लिखते हैं तो इस तरीके से आप यूज करेंगे। यदि केवल महीना और वर्ष देना हो तो कॉमा दे भी सकते हैं और नहीं भी। जैसे अगर लिखना हो मार्च 1967, तो यहाँ पे मार्च 1967 में मार्च के बाद आप देखिए मंथ लिखा गया और ईयर लिखा गया, तो मार्च के बाद कॉमा लगाएंगे तब भी सही होगा और नहीं लगाएंगे तब भी सही होगा, यानी दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं। नंबर 11, चिट्ठियों में अभिवादन यानी सैल्यूटेशन तथा विदाई यानी वर्ड्स ऑफ लीव टेकिंग, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग भी कहते हैं लेटर राइटिंग में, उनके बाद भी कॉमा दिया जाता है। यानी सैल्यूटेशन के बाद कॉमा और लीव टेकिंग के बाद कॉमा। जैसे ऊपर लिखेंगे सैल्यूटेशन डियर सुरेश, तो सुरेश के बाद भी कॉमा लगाएंगे, और लास्ट में जब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करेंगे जैसे योर्स फेथफुली, तो फेथफुली के बाद भी कॉमा लगाया जाता है। तो इस तरीके से इसको लिखेंगे लेटर राइटिंग में। नंबर 12 देखिए, कुछ वाक्यों में जब वर्ब्स का लोप हो जाता है तब वैसी अवस्था में सब्जेक्ट के बाद एक कॉमा आता है। कैसे? जैसे आई लाइक फिश, माई फ्रेंड चिकन। अब यहाँ माई फ्रेंड के बाद वर्ड आना चाहिए था, एक वर्ब आनी चाहिए थी, माई फ्रेंड लाइक्स चिकन, ऐसे होना चाहिए था। तो अब चूंकि लाइक का रिपीटिशन हो जाता इसलिए लाइक को हटा दिया गया है। यहाँ जो लाइक्स वर्ड आता उसको हटा दिया गया है, उसकी जगह क्या कर दिया गया है, एक कॉमा लगा दिया गया है। क्लियर? इसी तरीके से दूसरे सेंटेंस में देखिए आई एम गोइंग टूडे, सी टुमारो। अब इसी तरीके से तीसरे में देखिए ही विल सक्सीड, यू नेवर। अब यू के बाद यहाँ पे एक वर्ब आनी चाहिए थी, यू विल नेवर ऐसा होना चाहिए था, लेकिन विल को हटा दिया गया, यानी वर्ब का लोप कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, तो उसकी जगह पे क्या किया गया, एक कॉमा लगा दिया गया। क्लियर? तो इस तरीके से इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन टैग को, अगर क्वेश्चन टैग दिया है
तो उसको मेन क्लॉज से अलग करने के लिए भी कॉमा का यूज किया जाता है। जैसे यू विल गो टुमारो, इस सेंटेंस को देखिए, यू विल गो टुमारो, वोंट यू, तुम कल जाओगे, है ना। तो अब यहाँ पे वोंट यू ये क्या है, क्वेश्चन टैग है, तो इसके पहले जब इसको मेन क्लॉज से अलग किया गया तो इसके पहले कॉमा लगाया गया। ठीक है, इसी तरीके से आगे भी लिखा है, ही इज़ रेडी इजंट ही, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर विल यू। तो यहाँ पर सब में देखिए जब भी क्वेश्चन टैग लगा है उसके पहले कॉमा से उसको सेपरेट किया गया। नंबर 14 देखिएगा, वाक्य में प्रयुक्त डायरेक्ट स्पीच को, अगर सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच में आप लिखते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा गया भी है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस लिखते समय कैसे कॉमा का यूज होगा। देखिए 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा आपका डायरेक्ट स्पीच, जिसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जो रिपोर्टिंग स्पीच है, यानी पहला जो रिपोर्टिंग स्पीच है, उसको अगर सेंटेंस में पहले लिखते हैं तो उसके बाद कॉमा लगाएंगे, और रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर रखेंगे। इसको ध्यान रखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच को जो भी सेंटेंस हो, असर्टिव हो, इंटरोगेटिव हो, इंपरेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, जो भी सेंटेंस हो, उसको लिखने के बाद उसको किस में लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर लिखेंगे, और रिपोर्टिंग स्पीच जो होगी उसके बाद कॉमा लगाएंगे। जैसे ही सेड, उसके बाद कॉमा, फिर आई एम रेडी, आई एम रेडी पूरा लिख दिया गया और इसको इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर लिखा गया। ही सेड टू मी व्हेन विल यू कम, अब यहाँ पर भी देखिए ही सेड टू मी के बाद कॉमा लगा, उसके बाद व्हेन विल यू कम, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसको इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर लिखा गया। ध्यान रखिएगा, अंदर लिखना है। जो भी सेंटेंस होगा उसका जो मार्क होगा, यानी फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क, वह भी इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर रहेगा। ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इसमें, लोग ये समझते नहीं या समझ नहीं पाते कि इसको अंदर लिखें या बाहर लिखें। तो यहाँ पे डाउट आप अपना क्लियर कर लीजिए, कहाँ पे लिखा जाएगा, अंदर लिखा जाएगा, इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर। अगर रिपोर्टेड स्पीच को पहले लिखा जाता है, यहाँ पे भी एक चीज़ ध्यान रखिए, रिपोर्टेड स्पीच को पहले अगर लिखा जाएगा और सेंटेंस असर्टिव है, जैसे आई डोंट नो हर, शी सेड, अब यहाँ पे आई डोंट नो हर ये असर्टिव सेंटेंस है, तो इसके बाद कॉमा लगाकर लिख देंगे रिपोर्टिंग स्पीच को, शी सेड को, लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। यहाँ पे अलग करने के लिए ध्यान रखिए, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। इसको ध्यान रखिएगा, आई डोंट नो हर के बाद कॉमा लगाएंगे, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, इसको ध्यान रखना है। लेकिन अगर यही सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव हो या एक्सक्लेमेटरी हो, जैसे नीचे दिया है, इन दोनों को देखिएगा, इसमें वेयर आर यू गोइंग, ही आस्क्ड मी, अब यहाँ पे गोइंग के बाद क्वेश्चन मार्क लगा है, अंदर ही रहेगा, इसको भी ध्यान रखना है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही रहेगा, इसको मैंने बताया है। अब यहाँ पर कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब इसके बाद कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ही आस्क्ड मी ऐसे लिख देना है। लेकिन असर्टिव सेंटेंस अगर रहे तो कॉमा लगाएंगे, इसको ध्यान रखना है। असर्टिव सेंटेंस रहे तो फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद रिपोर्टिंग स्पीच को लिखेंगे। लेकिन अगर इंटरोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो जो भी उसका मार्क है वो लगाएंगे, उसके बाद कॉमा नहीं लगाएंगे। इसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है, कई बार आ चुका है। क्लियर? तो ये 14 पॉइंट बहुत ध्यान से आप लोग समझ लीजिए इसको। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नंबर 15, यदि वाक्य के शुरू में एडवर्बियल क्लॉज रहे या नॉन फाइनाइट या वर्बलेस कंस्ट्रक्शन रहे तो इसके बाद कॉमा का प्रयोग होगा। कैसे? जैसे देखिए पहले सेंटेंस में इफ़ ही कम्स टू मी आई शैल हेल्प हिम, यहाँ पे इफ़ ही कम्स टू मी ये कौन सा क्लॉज है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। और आई शैल हेल्प हिम कौन सा है? प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज। तो इफ़ ही कम्स टू मी ये सबऑर्डिनेट में कौन सा क्लॉज है? एडवर्ब क्लॉज। तो एडवर्ब क्लॉज है, तो जब सेंटेंस के शुरू में
सबऑर्डिनेट क्लॉज आए या कह लीजिए एडवर्ब क्लॉज आए तो एडवर्ब क्लॉज के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर मेन क्लॉज लिखेंगे, इसको ध्यान रखना है। इसी तरीके से दूसरा भी एडवर्ब क्लॉज है। तीसरे में देखिए एज सुन एज ही सॉ द टाइगर ही फ्लेड अवे, यहाँ पर भी वही है, ठीक है। चौथे में देखिए इसमें भी वही है। पांचवें में व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। छठे में देखिए टू बी श्योर ऑफ गेटिंग देयर ऑन टाइम ही लेफ्ट एन आवर अर्ली। अब यहाँ पे देखिए टू बी श्योर ऑफ गेटिंग देयर ऑन टाइम, इस वाले एक्सप्रेशन में वर्ब नहीं आई है, फाइनाइट वर्ब है, सॉरी फाइनाइट वर्ब नहीं है, नॉन फाइनाइट है, टू बी ये इन्फिनेटिव है। तो यहाँ पे फाइनाइट वर्ब जब नहीं आई है तो इसके बाद भी कॉमा लगाना है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो अगर नॉन फाइनाइट वर्ब आती है शुरू में, चाहे वो इन्फिनेटिव हो, जेरेंड हो या पार्टिसिपल हो, तो उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर आगे लिखेंगे मेन क्लॉज। नंबर 16, यदि वाक्य में एडवर्बियल फ्रेज या पार्टिसिपल फ्रेज या एब्सोल्यूट फ्रेज, इसको ध्यान रखिएगा, तीनों एडवर्बियल फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज और एब्सोल्यूट फ्रेज। अब ये तीनों क्या है, फ्रेज के लिए भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, इस पर फ्रेज के बारे में बताया गया है उसमें, तो अगर क्लियर नहीं है तो फ्रेज वाला देख लीजिएगा वीडियो। तो ये जो तीनों फ्रेजेस हैं यानी एडवर्बियल फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज और एब्सोल्यूट फ्रेज, अगर ये सेंटेंस में आते हैं तो इनके बाद कॉमा का यूज किया जाता है। अभी तक आपने ऊपर क्लॉज देखा, अब फ्रेज अगर आता है तो भी कॉमा का यूज किया जाता है। जैसे एट प्रेजेंट आई हैव नथिंग टू केयर फॉर। अब यहाँ पे एट प्रेजेंट क्या है, एडवर्बियल फ्रेज। इसी तरीके से दूसरा देखिए एट लास्ट ही सक्सीडेड, यहाँ पर भी एडवर्ब फ्रेज है। तीसरे में देखिए हैविंग वर्कड हार्ड ही फेल्ट टायर्ड। अब ये कौन सा फ्रेज है, हैविंग वर्कड हार्ड, ये है पार्टिसिपल फ्रेज, क्लियर। लास्ट वाला देखिए द सन हैविंग सेट वी ऑल वेंट होम, ये कौन सा फ्रेज है, एब्सोल्यूट फ्रेज। तो फ्रेजेस को पहचानना भी आप लोग सीखिए, कैसे फ्रेजेस को पहचानेंगे, कौन सा फ्रेज किस टाइप का होता है, ठीक है। तो इन सब के बाद यानी अगर तीनों फ्रेजेस आते हैं शुरुआत में तो इनके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर मेन क्लॉज लिखेंगे। नंबर 17 देखिए नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज के पहले और बाद में अगर सेंटेंस आगे जारी रहता है तो कॉमा का प्रयोग होता है। जैसे माई हस्बैंड हु लिव्स इन लंदन इज कमिंग टुमारो। अब माई हस्बैंड ये जो लिखा है इसको डिस्क्राइब किया गया आगे, हु लिव्स इन लंदन, आगे बताया गया रिलेटिव क्लॉज यूज किया गया है जिसको कि एडजेक्टिव क्लॉज भी बोलते हैं। तो एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज आया यहाँ पे और फिर आगे सेंटेंस और जारी रहा, तो इसके पहले और बाद दोनों जगह पर कॉमा का यूज किया गया। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस है दिस इज जेन हु इज लिविंग इन अमेरिका। अब आगे सेंटेंस कंटिन्यू नहीं रहा तो इसलिए केवल जेन के बाद कॉमा लगा दिया गया, फिर पूरा वैसे लिख दिया गया रिलेटिव क्लॉज को। नंबर 18 देखिए जब दो मेन क्लॉजेस इनको अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या कह लीजिए और, बट, एंड, नॉर इत्यादि से जोड़े, ये सब क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्लियर। तो इनमें कभी कभी क्या होता है जब क्लॉज लंबा रहता है तो इन शब्दों के पहले कॉमा लगा दिया जाता है, इनके पहले लगाना है कॉमा, इसको ध्यान रखिएगा, इनके पहले कॉमा लगा दिया जाता है। लेकिन अगर सेंटेंस लंबा नहीं है, बहुत छोटा है, तो बिना कॉमा लगाए भी आप लिख सकते हैं। जैसे सेंटेंस देखिए ही वेंट टू द पार्टी, अब यहाँ पे सेंटेंस लंबा है, बट हिज ब्रदर डिड नॉट गो। तो बट के पहले यानी जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपका लगा बट, उसके पहले कॉमा लग गया, ठीक है। मेन मे कम एंड मेन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। तो इसको ध्यान रखिएगा, और, बट, एंड, नॉर इनके बाद अगर सेंटेंस लंबा है तो कॉमा लगाना है। लेकिन अगर सेंटेंस छोटा है जैसे कि यहाँ पे
जैसे कि अगर सेंटेंस छोटा है, जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला डू और डाई, तो डू और डाई यहाँ पे ये जो डू और डाई लिखा गया है इसके और के पहले कॉमा नहीं लगा है। इसी तरीके से आई शैल सिंग एंड ही विल डांस, तो यहाँ पर भी एंड के पहले कॉमा नहीं लगा है, तो इसको ध्यान रखना है। नंबर 19 देखिएगा, कंपाउंड सेंटेंस में छोटे छोटे जो कोऑर्डिनेट क्लॉजेस आएंगे उनको अलग करने के लिए कॉमा का यूज किया जाता है। तो जब भी आप कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो जब कोऑर्डिनेट क्लॉज आएगा तो कोऑर्डिनेट क्लॉज को अलग करने के लिए कॉमा का यूज किया जाता है। जैसे ही केम कॉमा, ही सॉ कॉमा, एंड ही कंकर्ड। आई केम, आई सॉ, आई कंकर्ड। द वे वॉज लॉन्ग, द विंड वॉज कोल्ड। अब इस सेंटेंस में देखिएगा द वे वॉज लॉन्ग फिर कॉमा, द विंड वॉज कोल्ड, दोनों को कॉमा से अलग किया गया। द रेन्स डिसेंडेड फिर कॉमा, एंड द फ्लड्स केम, फिर ये लिखा गया। अगर आपको कंपाउंड सेंटेंस क्लियर नहीं है कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है तो इसके लिए भी एक वीडियो डाला गया है। सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में डिटेल में बताया गया है, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। कंपाउंड सेंटेंस पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और कंपाउंड सेंटेंस में पंक्चुएशन कैसे लगाते हैं यह भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सेमी कॉलन, जो तीसरा हमारा पंक्चुएशन मार्क है सेमी कॉलन, उसको देखते हैं कहाँ कहाँ पे कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले पहला, कॉमा का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ कम ठहरने की ज़रूरत होती है, लेकिन फुल स्टॉप का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ ज़्यादा ठहरने की ज़रूरत होती है। लेकिन जो आपका सेमी कॉलन होता है वो कहाँ पे यूज करेंगे, जब कॉमा से कुछ अधिक तथा फुल स्टॉप से कुछ कम ठहरने की ज़रूरत हो। कॉमा से कुछ अधिक और फुल स्टॉप से कुछ कम ठहरने की ज़रूरत पड़ती है, तब वहाँ पर सेमी कॉलन का यूज करते हैं। क्लियर। दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट, सेमी कॉलन का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ फुल स्टॉप का प्रयोग हो सकता है, लेकिन हम विभिन्न प्रिंसिपल क्लॉजेस को बिना लिंकिंग वर्ड के एक ही वाक्य में प्रयुक्त करना चाहें जिससे अभीष्ट विचार अधिक तीव्रता से एक साथ स्पष्ट हो सके, तो ऐसे क्लॉजेस के बीच में सेमी कॉलन आएगा। यानी यहाँ पर भी वही कंपाउंड सेंटेंस वाली बात आई कि वाइज मैन लव ट्रुथ, फूल्स शन इट। अब यहाँ पे दोनों को अलग करना हुआ और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं आया, तो अब अलग करने के लिए क्या यूज किया गया, सेमी कॉलन का यूज किया गया। कम अर्ली फिर सेमी कॉलन, गो अर्ली फिर लिखा गया। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इट इंस्पायर्स अस विथ ग्रेटर कॉन्फिडेंस। यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाता तब सेमी कॉलन नहीं लगाते, तब क्या लगाते, केवल कॉमा लगाकर फिर फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखते, फिर आगे सेंटेंस लिखते। लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं लगाते हैं तब क्या करेंगे, कॉमा नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, सेमी कॉलन लगाकर यूज करेंगे। इस प्रकार का जो सेमी कॉलन का प्रयोग वैसे हमने बताया भी। तीसरा देखिए, तीसरे में क्या होता है, ऐसे क्लॉजेस के पहले भी सेमी कॉलन का प्रयोग होता है जिनके वर्ब्स का लोप कर दिया जाता है। यानी जब वर्ब हटा दी जाती है, अभी इसको हमने बताया था पहले कि वर्ब का लोप करने पर उस वर्ब की जगह कॉमा का यूज कर दिया जाता है। जैसे सी विल सक्सीड, यू नेवर, तो यू के बाद तो कॉमा लगा दिया गया, विल आना चाहिए था, विल को जब हटाया गया तो विल की जगह कॉमा लगा दिया गया। लेकिन अब इन दोनों क्लॉजेस को अलग करने के लिए क्या किया गया, सेमी कॉलन का यूज किया गया। सक्सीड के बाद सेमी कॉलन, फिर आगे का क्लॉज। क्लियर। इसी तरीके से बाकी के क्लॉजेस भी हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न पे। नंबर 4 देखिएगा, ऐसे कंस्ट्रक्शंस जिनके भीतर कॉमा प्रयुक्त हो उन्हें सेमी कॉलन द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे ही वॉज अ ब्रेव लार्ज हार्टेड मैन एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम। यहाँ पे देखिए
कॉमा से जोड़ा गया है सबको। अब इसके बाद भी अगर कॉमा लगा दिया जाता, यहाँ पे देखिए, ही वॉज अ ब्रेव, फिर कॉमा, लार्ज हार्टेड मैन, फिर अगर कॉमा लगा देते तो सेंस क्लियर नहीं हो पाता, सेंस को क्लियर करने में कन्फ्यूजन हो जाता। इसीलिए यहाँ पे चूंकि दोनों क्लॉजेस को अलग करना था, तो इसलिए यहाँ पे क्या किया गया, सेमी कॉलन यूज किया गया, उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फिर आगे पूरा लिखा गया। तो अब सेमी कॉलन जहाँ पे यूज किया गया है, ये बीच में इस जगह पे, ये क्या काम कर रहा है, ये दोनों क्लॉजेस को अलग कर रहा है। तो सेपरेट करने के लिए दोनों क्लॉजेस को इस तरीके से यूज करेंगे, यानी अगर कॉमा लगा रहेगा तो कॉमा नहीं न लगा करके सेमी कॉलन के द्वारा उसको सेपरेट करेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से सेमी कॉलन का यूज करते हैं। कॉलन का यूज कहाँ करते हैं? कॉलन का प्रयोग किसी सूची यानी लिस्ट या उदाहरण यानी एग्जाम्पल को आरंभ करने के लिए करते हैं। जैसे द फॉलोइंग वर्ड्स आर नाउन्स, अब इसके बाद कॉलन लगा दिया गया, यानी जो शब्द दिए गए हैं वो सब नाउन्स हैं। अब कौन कौन से शब्द? कैट, काउ, बॉय एंड गर्ल। तो अब इसकी लिस्टिंग की गई, सूची बनाई गई कि ये शब्द क्या है, ये सब नाउन्स हैं। तो इसलिए अब नाउन्स के बाद कॉलन का यूज हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से कॉलन का यूज करेंगे। आई वॉन्ट द फॉलोइंग, कौन कौन सी, अब यहाँ लिखा है पूरा, तो इसलिए फॉलोइंग के बाद कॉलन का यूज हो गया। ठीक है, तो जब कभी भी सूची या एग्जाम्पल देना होता है तो कॉलन का यूज किया जाता है। डायरेक्ट नंबर 2 देखिएगा, डायरेक्ट स्पीच तथा कोटेशन के पहले कॉलन का प्रयोग किया जाता है। हमने अभी इसके पहले बताया था कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर जो आपका कोटेशन है या कह लीजिए उसको रिपोर्टेड स्पीच है उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पे जहाँ आप कॉमा लगाते हैं यानी रिपोर्टिंग स्पीच के बाद जहाँ कॉमा लगाया जाता है वहाँ पर कॉमा की बजाय आप कॉलन भी यूज कर सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर जैसे सेट लिखा है, सेट के बाद कॉमा लगना चाहिए, तो कॉमा की बजाय आप कॉलन भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? खास तौर से ये कोटेशन के पहले लिखा जाता है, जैसे शेक्सपियर सेड, फिर कॉलन, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। इसी तरीके से वंस मिसेस इंदिरा गांधी सेड वी मस्ट डू, ठीक है, तो ये कॉलन लगाया गया। नंबर 3 देखिए, डायलॉग में वक्ता के नाम के बाद कॉलन का यूज होता है, यानी जो स्पीकर है जो बोल रहा है डायलॉग, उसके नाम के बाद आप कॉलन लगाएंगे, फिर उसने क्या बोला उसको लिखेंगे। जैसे टीचर, टीचर के बाद कॉलन, फिर व्हाट आर यू डूइंग। अब ये किसके वर्ड्स हैं, किसने कहा, टीचर ने। फिर राम ने क्या रिप्लाई दिया, राम के बाद फिर कॉलन लग गया, फिर आगे आया सर आई एम डूइंग माई लेसन्स। अब यहाँ पे देखिए राम और टीचर के बाद कॉलन लगा है, तो ये दोनों कौन हो गए, आपके स्पीकर्स हो गए, वक्ता हो गए। नंबर 4 देखिएगा, यदि किसी शब्द के बाद उसका डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन देना होता है तब उस शब्द के बाद कॉलन दिया जाता है। जैसे नाउन, अब नाउन क्या होता है, और नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब यहाँ नाउन के बाद कॉलन लगा है, ठीक है, तो अब इसके बाद इसके डेफिनेशन अगर देनी हो या इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देनी हो तो भी आप उस वर्ड के बाद कॉलन लगा के दे सकते हैं। ठीक है, अगला नंबर 5 देखिए, वाक्य में पहले कही गई बात के बाद अगर उस संबंध में कोई एक्सप्लेनेशन या इलस्ट्रेशन या स्टेटमेंट देना होता है तो उन दोनों के बीच कॉलन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई कांट ईट दिस ब्रेड, इट इज बर्न्ड। अब यहाँ पर भी क्या हुआ, इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया कि मैं इस ब्रेड को नहीं खा सकता। अब क्यों नहीं खा सकता, उसके बारे में उसको एक्सप्लेन किया गया कि इट इज बर्न्ड, यह जली हुई है, तो इसलिए अब यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया इसको। तो एक्सप्लेनेशन करने से पहले आप कॉलन यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ भी कॉलन का यूज किया जाता है।
जो कि पहले भी बताया गया, डिस्क्रिप्शन देना हो या डेफिनेशन देनी हो या एक्सप्लेनेशन देना हो, इलस्ट्रेशन देना हो, स्टेटमेंट देनी हो, तो कॉलन आप यूज कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से कॉलन का यूज ये सब हो गया, कहाँ कहाँ पर आप कॉलन यूज कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आप जानते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। अगर कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इनडायरेक्ट जो क्वेश्चन आएंगे, जो इनडायरेक्ट स्पीच में, उसमें कैसे होगा। अब देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच का जब यूज होता है और इंटरोगेटिव को जब बदला जाता है, जैसे डायरेक्ट स्पीच में अगर लिखा है सेंटेंस, जैसे इस सेंटेंस को देखिए, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तो अब यहाँ पर व्हाट आर यू डूइंग ये क्या हो गया, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसको जब बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तब इसको असर्टिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलते हैं, असर्टिव सेंटेंस में बदल जाता है, तब ये जो आपका इंटरोगेटिव मार्क है, ये मार्क हट जाता है, क्योंकि जब असर्टिव में बदलेंगे तो फुल स्टॉप लग जाएगा, असर्टिव वाला। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट स्पीच में जब इनडायरेक्ट स्पीच का में इंटरोगेटिव को बदला जाता है, तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं किया जाता है, बल्कि फुल स्टॉप का यूज किया जाता है, क्योंकि सेंटेंस क्या हो जाता है, असर्टिव हो जाता है। क्लियर। क्वेश्चन टैग के बाद, क्वेश्चन टैग अगर लगा है किसी भी सेंटेंस में, सेंटेंस चाहे जिस टाइप का हो, अगर क्वेश्चन टैग लग गया तो वह सेंटेंस क्या बन जाता है, इंटरोगेटिव, और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। नंबर 3 देखिए, ऐसे फ्रेजेज, वर्ड्स या स्टेटमेंट्स के बाद भी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है जिनसे प्रश्न का बोध होता हो। अगर क्वेश्चन का सेंस निकले, कोई फ्रेज हो, क्लॉज हो, स्टेटमेंट हो, जो भी हो, तो अगर क्वेश्चन का सेंस निकल रहा है तो उसके बाद भी आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे आई शैल रिटर्न द बुक सून, राम ने कहा, राम के बाद कॉलन लगा, ये डायलॉग है, राम ने कहा कि मैं बुक यानी किताब, जो पुस्तक है, उसे जल्दी ही लौटा दूंगा। तो श्याम कहता है बट व्हेन, लेकिन कब, तो इसके बाद क्वेश्चन लग गया, क्वेश्चन मार्क ही क्वेश्चन हो गया। तो इसी तरीके से जब भी क्वेश्चन का सेंस होगा तो उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया। एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज कहाँ पे होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, दोनों सेंटेंसेस, ध्यान रखिएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंसेस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है। जैसे मे गॉड हेल्प यू, ये कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, लग गया क्वेश्चन एक्सक्लेमेशन मार्क। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें भी लग गया। तो इस तरीके से जब भी ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो उसके अंत में आप क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क। नंबर 2 देखिए, इंटरजेक्शंस तथा ऐसे फ्रेजेज या सेंटेंसेस जिनसे आकस्मिक भाव यानी सडन फीलिंग का को एक्सप्रेस किया जाए, उनको व्यक्त किया जाए, उनके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होता है। जैसे लॉस, हेलो, ओह, गुड हेवेंस, ओह डियर, ये सब सडन फीलिंग्स को जब भी एक्सप्रेस किया जाएगा तो उनके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। नंबर 3, कभी कभी शॉर्ट ऑर्डर के बाद उसकी तीव्र अभिव्यक्ति के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। जैसे गेट आउट, आई डोंट वांट टू सी यू अगेन, शट अप, आई डोंट वांट टू हियर अ वर्ड। हाइफन, हाइफन का यूज कहाँ पे होता है, अगर किसी वाक्य का कोई शब्द पंक्ति के अंत में जगह के अभाव के कारण पूरा नहीं आता है, यानी आप कुछ लिख रहे हैं और लास्ट में कोई वर्ड लिखना है, लेकिन उस वर्ड का कुछ ही लेटर आप लिख पाते हैं, बाकी और छूट जाता है क्योंकि जगह नहीं बचती है, तो उसको आप नीचे वाली लाइन में लिखते हैं। तो वहाँ पर क्या करेंगे, उस जो इतने शब्द आपने लिखे हैं वो पूरा अगर नहीं आता है तो उस अपूर्ण शब्द के बाद हाइफन दिया जाता है, यानी जितना लिखा है आपने उसके बाद हाइफन लगा दीजिए, और फिर जो जितने बचे हैं शब्द उनको आप अगली
वाली लाइन में लिख दीजिए। तो एक तो ये हो गया हाइफन का यूज, ठीक है। यहाँ पे देखिए डॉग, काउ, बैग, बॉक्स, ऑक्स जैसे एक सिलेबल वाले शब्दों को डिवाइड नहीं किया जाता। यहाँ पे एक चीज़ यह भी ध्यान रखना है कि अगर वन सिलेबल वाला वर्ड है, एक सिलेबल वाला वर्ड है, तो उसको डिवाइड करने के लिए हाइफन लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हाइफन नहीं लगाया जाता। तो उसको आप डिवाइड मत करिए, बल्कि उस पूरे वर्ड को ही अगली पंक्ति में आप लिख दीजिए अगर जगह नहीं है तो। बी वाला देखिएगा, पंक्ति के अंत में किसी शब्द का केवल एक अक्षर लिखकर या एक अक्षर छोड़कर हाइफन कभी न दें। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि केवल एक लेटर को लिखने के लिए हाइफन मत लगाइए। जैसे ग्रामर लिखना हुआ तो ग्रामर में अगर जी आपने लिख दिया, उसके बाद आप हाइफन लगा के फिर बाकी के वर्ड्स जो है आप नीचे लिख दिए, तो या ग्रामर का आर लास्ट वाला लेटर आपने छोड़ दिया, उसको नीचे लिख दिया, तो एक लेटर के लिए आप हाइफन मत लगाइए, ठीक है। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, एक सिलेबल के लिए नहीं करना है हाइफन का यूज और एक लेटर के लिए नहीं करना है हाइफन का यूज। सी वाला देखिएगा, यदि किसी शब्द का सिलेबल पूरा हो जाने के बाद ही हाइफन दें। किसी शब्द का सिलेबल जब पूरा हो जाए तभी हाइफन दें, यानी अगर कोई वर्ड है उसमें एक से अधिक सिलेबल हैं, सिलेबल क्या होती है, मात्रा, ठीक है, एक से अधिक सिलेबल हैं, तो उन सभी सिलेबल्स को एक सिलेबल पूरा होने के बाद ही आप हाइफन लगाइए, फिर दूसरा सिलेबल लिखिए, फिर तीसरा लिखिए, ठीक है। जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल में कितने सिलेबल हैं, 3, तो ब्यूटीफुल 3 सिलेबल्स हैं, तो ब्यू को अलग किया गया हाइफन से, फिर टी लिखा गया, फिर फुल लिखा गया। इसी तरीके से इमीडिएट, तो इस प्रकार से जब भी हाइफन लगाना हो तो हर एक सिलेबल के बाद लगाएं, ठीक है। ध्यान रखिए एक सिलेबल वाले वर्ड में लगेगा ही नहीं, उनको डिवाइड ही नहीं किया जाएगा, तो जब भी हाइफन लगेगा सिलेबल वाइज ही लगेगा, इसको ध्यान रखना है कि हर सिलेबल के बाद, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नंबर 2 देखिएगा, 21 से 99 तक के कंपाउंड नंबर्स को शब्दों में लिखने के लिए हाइफन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना है इन चीज़ों को, कहाँ से कहाँ तक कि कंपाउंड नंबर्स को 21 से लेकर के 99 तक के जितने भी कंपाउंड नंबर्स आएंगे उनको लिखने के लिए हाइफन का यूज करेंगे। जैसे 21 लिखना हुआ तो हाइफन लगाएंगे, 45 लिखना हुआ हाइफन लगाएंगे, यानी 21 से लेकर 99 के बीच में जितने भी कंपाउंड नंबर्स आएंगे सभी के बीच में आपको हाइफन लगाना होगा। जैसे इधर देखिए 431 यानी 431, तो हाइफन कहाँ लगाएंगे, 31 में, क्लियर। इसी तरीके से यूज करेंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। 21 से लेकर 99 तक के जितने भी कंपाउंड नंबर्स हैं उन सभी कंपाउंड नंबर्स को जोड़ने के लिए बीच में हाइफन आप यूज करेंगे। थर्ड देखिएगा, यदि प्रेफिक्स के लगने से कोई वाउल लगातार 2 बार आ जाता है तो अभीष्ट प्रेफिक्स के बाद हाइफन दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए कोऑपरेशन, तो CO 2 बार आ गया, वाउल्स 2 बार आ गए, तो अब इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, आप हाइफन लगा देंगे। री इलेक्ट, प्रे एमिनेंट, यहाँ पे देखिए सभी में जो लेटर आया है वो 2 बार आ गए, दोनों वाउल्स हैं, तो इसलिए इनके बीच में हाइफन लगाएंगे। प्रेफिक्स री का अर्थ अगेन है, यह निर्देशित करने के लिए री के बाद हाइफन का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 देखिएगा, री का सेंस अगर अगेन है तो क्या करेंगे, उसको निर्देशित करने के लिए हाइफन का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रिकवर का मतलब तो गेट बैक है, रिकवर, अब यहाँ पे रिकवर का अर्थ दूसरा है और री के बाद अगर हाइफन लगा के कवर लिखा गया है, यहाँ पे दोनों को देखिएगा, तो उसका अर्थ दूसरा है। तो रिकवर मतलब गेट बैक, और री फिर कवर लिखा है हाइफन लग के,
तो री का अर्थ यहाँ पे क्या हो गया, अगेन, कवर अगेन, ठीक है। इसी तरीके से रिफॉर्म मतलब इम्प्रूव होता है, सुधार, लेकिन रिफॉर्म हो गया, री के बाद हाइफन लग गया, फिर फॉर्म लिखा गया, तो अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, फॉर्म अगेन। तो सेंस बदल जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा कि जब अगेन सेंस देना हो तभी री के बाद आप हाइफन लगाएं, अगर सेंस अगेन देना हो तभी, अदरवाइज री के बाद आपको नहीं लगाना है। क्लियर। नंबर 5 देखिएगा, अंग्रेजी में बहुत सारे कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं जिनके फॉर्मेशन में हाइफन का यूज किया जाता है। जैसे ये सारे कंपाउंड वर्ड्स देखिए या कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, सिस्टर इन लॉ, इनके बीच में भी हाइफन लगेगा, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ। अ 5 रुपी नोट, यहाँ पे चीज़ देखिएगा, यहाँ पे अ 5 रुपी नोट, तो 5 रुपी है, इन दोनों के बीच में हाइफन लगा हुआ है। अ 1 स्टोरी हाउस, वाइस प्रेसिडेंट, सेल्फ मेड, सेल्फ कंट्रोल, ये सब जो है कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं और इनके बीच में हाइफन का यूज किया गया है। इसी तरीके से नीचे भी दिया गया है कुछ एग्जाम्पल, अ 1 आइड मैन, इल टेम्पर्ड, प्री प्लान्ड, अ फर्स्ट क्लास होटल, वेल बिहेव्ड, मिड जून, अ 5 फुट स्टिक, लाइट हार्टेड, मिड विक्टोरियन, अ 10-day ट्रिप, डबल एज्ड, एंटी इंडियन। इस तरीके से ये सब दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश, डैश का यूज कहाँ पे होता है, ये जो लिखा जाता है ये हाइफन से थोड़ा लंबी होती है लाइन, जो ये जो है डैश का जो मार्क है ये हाइफन से थोड़ा ज़्यादा लंबा है। तो कभी इसका यूज कहाँ पे होता है, कभी कभी जहाँ कॉलन प्रयोग किया जाता है वहाँ डैश का प्रयोग किया जाता है, यानी कॉलन का यूज जैसे आपने किया था, अभी बताया गया था, जहाँ जहाँ पे किया जा सकता है वहाँ पर कॉलन न लगा करके आप डैश भी लगा सकते हैं। कहाँ कहाँ पर, लिस्ट ऑफ थिंग्स, यानी लिस्टिंग करते समय, एग्जाम्पल्स देते समय, या वाक्य में पहले कही हुई बातों के बाद अगर उस संबंध में कोई एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन, स्टेटमेंट देना होता है। यही चीज़ें आपको कॉलन में भी बताई गई थी। तो कॉलन का यूज जहाँ पे आप करते हैं तो कॉलन की जगह डैश भी लगा सकते हैं। जैसे आई वॉन्ट द फॉलोइंग, अब यहाँ पे फॉलोइंग के बाद आप कॉलन लगा देंगे तब भी सही रहेगा, या डैश लगाकर लिखते हैं 10 नोट्स बुक, 2 पेन्स एंड 1 इंक पॉट, तो ये भी सही रहेगा। तो दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं, डैश लगा करके या कॉलन लगा करके। दूसरी बात देखिएगा, दो संख्याओं के बीच डैश का प्रयोग दी हुई प्रथम और अंतिम संख्या के बीच की लुप्त संख्या या संख्याओं को सूचित करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर दो संख्याएं लिखी हैं उनके बीच में डैश लगा है तो इसका मतलब, जैसे देखिए पहले में 1970 फिर डैश 1980, इसका मतलब क्या हो गया, फ्रॉम 1970 टू 1980, यानी 1970 से लेकर 1980 तक। अब बीच की जो लोप किया गया संख्याओं को, उनकी जगह पे डैश लगा दिया गया। इसी तरीके से चैप्टर्स 1st to 11th, यहाँ पे पीपी का मतलब क्या हो गया, पेजेस, 10 to 100, यानी पेज 10 से पेज 100 तक। तीसरा देखिए, कोटेशन के प्रारंभ में डैश का प्रयोग किया जाता है। अभी जैसे हमने बताया था कि जब भी रिपोर्टिंग स्पीच होगी, रिपोर्टिंग स्पीच के बाद आप कॉमा लगाएंगे, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच लिखेंगे, उसको इन्वर्टेड कॉमाज में। तो यहाँ पे जैसे द टीचर सेड, इसके बाद आप कॉमा भी लगा सकते हैं, फिर बताया गया कि कॉलन भी लगा सकते हैं, और अब कहा जा रहा है कि डैश भी लगा सकते हैं। तो तीनों का यूज आप कर सकते हैं, कॉमा या यूज करिए, या तो कॉलन या डैश भी आप यूज कर सकते हैं। नंबर 4, किसी बात पर जोर देने के लिए भी डैश का प्रयोग किया जाता है। जब जोर देना हो, एम्फेसिस करना हो, तब भी डैश का यूज कर सकते हैं। जैसे अली इज ऑनेस्ट, फिर कॉमा, लेबरस एंड इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे बट वेरी टॉकेटिव, अब यहाँ पे देखिए बट वेरी टॉकेटिव का मतलब लेकिन बहुत बातूनी है, अब इस पे जोर दिया जा रहा है।
तो जोर देने के लिए क्या किया गया, डैश से इसको सेपरेट कर दिया गया, डैश लगा दिया गया, फिर लिखा गया इसको। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमने पहले भी बताया था कि इसको अलग करने के लिए कॉमा भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जोर जब देना हो तो कॉमा की बजाय आप डैश भी यूज कर सकते हैं। नंबर 5, किसी वाक्य मध्य में प्रयुक्त पैरेंथेटिकल फ्रेजेस, इसकी चर्चा पहले भी की जा चुकी है कि पहले और बाद में डैश का प्रयोग किया जाता है। जैसे माई ब्रदर टू टेल यू द ट्रूथ इज़ अ थीफ। अब यहाँ पे टू टेल यू द ट्रूथ, ये क्या है, एक पैरेंथेटिकल फ्रेज है जिसको कि अगर हम सेंटेंस में न भी यूज करें तब भी कोई विशेष अंतर नहीं होगा, ठीक है। तो इनको सेपरेट करने के लिए, यानी माई ब्रदर टू टेल यू द ट्रूथ इज़ अ थीफ, इसके लिए आप डैश यानी इसके पहले, इस फ्रेज के पहले और बाद दोनों जगह आप डैश का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने पहले बताया था इसको, तो वहाँ पर क्या किया गया था, कॉमा लगाया गया था पहले भी और बाद में भी। तो कॉमा लगाकर बनाते हैं तब भी ठीक है, डैश लगा के बनाते हैं तब भी सही है, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि जब भी कोई पैरेंथेटिकल वर्ड आए या फ्रेज आए तो आप उसको कॉमा लगाकर ही सेपरेट करें, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, यदि वाक्य में अचानक रुकावट या भाव परिवर्तन आता है तो उसे सूचित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। जैसे शी न्यू नथिंग एट ऑल अबाउट इट और सो शी सेड। अब यहाँ पे देखिए रुकावट हुआ, शी न्यू नथिंग एट ऑल अबाउट इट, ठीक है। अब इसके बाद रुकावट, फिर लिखा गया और सो शी सेड, तो इसलिए यहाँ पर क्या यूज कर दिया गया, डैश यूज कर दिया गया। इफ शी वर अलाइव नाउ, यदि वह अभी जिंदा होती तो क्या होता, फिर डैश कर दिया गया। बट वाई लेमेंट द पास्ट, अब यहाँ पे चेंज हो गया, भाव परिवर्तन हो गया, तो भाव परिवर्तन हो या रुकावट हो तो दोनों सेंस में, दोनों जगहों पर आप डैश का यूज करके लिख सकते हैं। नंबर 7 देखिएगा, कभी कभी अपोजिशन या एक्सप्लेनेशन के पहले डैश का यूज किया जाता है। हमने पहले बताया है कि अपोजिशन या एक्सप्लेनेशन देते समय अपोजिशन के पहले और बाद हम लोग कॉमा का यूज करते हैं, तो कॉमा की जगह डैश का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन अभी जैसे कि मैंने बताया कि कॉमा का यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरीके से ये दोनों सेंटेंसेस देखिए, बी बो टू गॉड द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, तो गॉड के बाद आप कॉमा लगा के भी लिख सकते हैं, डैश लगा के भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये डैश का यूज हो गया। एपॉस्ट्रफी, अब इसका यूज कैसे किया जाता है, इसमें देखिएगा कॉमा की तरह ही मार्क लगा हुआ है लेकिन नीचे की बजाय ये ऊपर लगा हुआ है। तो देखिए इनको कैसे यूज किया जाता है। पहला, कॉन्ट्रैक्शंस यानी संक्षिप्त शब्दों में लुप्त अक्षर या संख्या के स्थान पर एपॉस्ट्रफी का यूज किया जाता है। जैसे कोई सेंटेंस, कोई शब्द लिखा है, उसमें कोई लेटर अगर हम हटा दें, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उसको संकुचित करने के लिए, संक्षिप्त करने के लिए, तब उसमें क्या होगा, हम जो लेटर हटाएंगे उस लेटर की जगह पर एपॉस्ट्रफी का यूज करेंगे। जैसे मैडम लिखना होगा, मैडम को मैम अगर लिखेंगे तो डी को अगर हटाएंगे तो डी की जगह पर एपॉस्ट्रफी आपको यूज करना पड़ेगा। तो मैडम की जगह आपने मैम लिखा और मैम में क्या हो गया, डी को जब हटाया गया तो एपॉस्ट्रफी यूज किया गया। इसी तरीके से आई विल के लिए आई लिखा गया और फिर वहाँ पे WI जो हटाया गया उसकी जगह पर कॉमा यूज कर दिया गया। कैन नॉट के लिए कांट लिखा गया, वहाँ पर भी कॉमा यूज किया गया। इसी तरीके से एपॉस्ट्रफी यूज किया गया। तो जितने भी हैं सभी में जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, संकुचित करते हैं, संक्षिप्त करते हैं किसी शब्द को, तो जो लेटर हटाया जाता है उसकी जगह पर एपॉस्ट्रफी यूज कर दी जाती है। नंबर 2 देखिएगा, नाउन के पजेसिव फॉर्म में
एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है। पजेसिव फॉर्म में नाउन वाला चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें डिटेल में इसकी चर्चा होगी। अभी ध्यान रखिए कि पजेसिव फॉर्म में अगर उसको लिखा जाता है तो नाउन के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। जैसे राम्स काउ, राम की गाय, द काउज मिल्क, गाय का दूध, द बॉयज नेम्स। अब यहाँ पे देखिए एस के बाद लगा है, प्लूरल हो गया, इसके बाद लगा है। थर्ड देखिएगा, संख्या तथा अक्षरों को प्लूरल बनाने में एस का प्रयोग होता है। किस एस का? एपोस्ट्रोफी एस का। एड 4 3s एंड द रिजल्ट इज 12। यानी कोई संख्या अगर है या कोई लेटर है, उसको अगर प्लूरल बनाना हुआ, जनरली हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल किसी वर्ड को बनाना होता है तो एस लगा देते हैं, प्लूरल बन जाता है। लेकिन अगर किसी नंबर या लेटर को प्लूरल बनाना हुआ तो क्या करेंगे, उस नंबर या लेटर के बाद एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, फिर एस लगाएंगे, जैसा कि इन दोनों में दिया गया है। ठीक है। ऐड 4 3s यानी 3 3 को जोड़िए। ठीक है। अब 3s यहाँ पे कहा गया तो 3 को प्लूरल बनाया गया। ऐड 4 3s यानी 4 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा रिजल्ट? 12। इसी तरीके से आगे, योर टीज एंड आईज लुक अलाइक, यानी आपका जो टी है और जो आई है वो एक समान दिखता है। यानी आपके लिखावट में टी और आई, जो आप जितने भी टी लिखते हैं, जितने भी आई यूज करते हैं, इन सब जो है एक समान दिखते हैं। अब यहाँ पे इस चीज़ ध्यान रखिएगा, नंबर अगर संख्या आपकी शब्दों में लिखी जाए तब उसको प्लूरल बनाने के लिए एस या एस ही यूज करेंगे, वहाँ पर इसको एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। जब नंबर लिखी हो, ठीक है, वर्ड में ना लिखा हो, ठीक है, तो तभी आप उसमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। ये क्लियर हो गया पूरा, एपोस्ट्रोफी कहाँ पे लगाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो लास्ट है इन्वर्टेड कॉमाज, इनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है इसको समझते हैं। इन्वर्टेड कॉमाज को कोटेशन मार्क्स भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? कोटेशन मार्क्स। इन्वर्टेड कॉमाज ये सिंगल भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी होता है और डबल इन्वर्टेड कॉमाज भी होते हैं। तो इनका यूज कैसे कैसे होगा? सबसे पहला यूज देखिए, इन्वर्टेड कॉमाज का प्रयोग कोटेशन और डायरेक्ट स्पीच को घेरने के लिए किया जाता है। हमने अभी बताया पहले भी कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच यानी जो कोटेशन होगा, जो आपका स्टेटमेंट होगा, उसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर रखते हैं। किस इन्वर्टेड कॉमाज के? डबल इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर लिखेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। इन्वर्टेड कॉमाज का प्रयोग दूसरा देखिएगा, इन्वर्टेड कॉमाज का प्रयोग पुस्तक, कहानी, कविता, लेख, अखबार आदि के नाम के साथ भी होता है। जैसे किसी कोई पुस्तक है उसका नाम हो, कहानी का नाम हो, कविता, लेख, अखबार, इन सभी का जो नेम होगा, जो नाम है, उस अगर वो आता है सेंटेंस में तो उस नाम को आप इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमाज भी यूज कर सकते हैं, डबल भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से जो भी आप यूज करना चाहें, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। नंबर 3 देखिएगा, वाक्य में प्रयुक्त ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस को भी इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर रखा जाता है जिन पर विशेष ध्यान यानी स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत होती है। जैसे द वर्ड प्लीज इज अ वेरी यूजफुल वर्ड। अब यहाँ प्लीज वर्ड के बारे में बताया जा रहा है, इसके बारे में स्पेशल अटेंशन के लिए कहा जा रहा है, तो इसको भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया गया। नंबर 4 देखिए, अगर कोटेशन के भीतर भी कोटेशन हो, यानी एक कोटेशन लिखा हो, हमने बताया कोटेशन को लिखेंगे तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर लिखेंगे, लेकिन उस कोटेशन के भीतर भी कोई कोटेशन दिया हो तो भीतरी कोटेशन के लिए इन्वर्टेड कॉमाज का प्रयोग करते हैं, जैसा मेन कोटेशन के लिए नहीं किया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे, ही आस्क्ड मी हैव यू रेड हैमलेट। अब यहाँ पे हैव यू रेड हैमलेट, ये पूरा क्या है? कोटेशन है, तो इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा गया। लेकिन हैमलेट जो यहाँ लिखा गया, हैमलेट जो वर्ड है
ये पुस्तक का नाम है, ठीक है। तो इसको किस में कर दिया गया, सिंगल इन्वर्टेड में, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि अगर कोटेशन के अंदर भी आपको कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज यूज करना हुआ तो डबल इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर जो लिखा जाएगा उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमाज में लिखेंगे, या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है तो अंदर लिखेंगे तो डबल इन्वर्टेड कॉमाज में लिखेंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपका ये पूरा सारे जो पंक्चुएशन मार्क्स थे वे सब हो गए। आप लोग इसको पूरा समझ लीजिए। अगर कहीं भी कोई डाउट आपके मन में आता है तो कमेंट करिए, उसको आपको सॉल्व किया जाएगा, सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। तो यहीं पर आज का वीडियो समाप्त होता है।